इस वीडियो में हम तारामंडल यानी कंस्टलेशंस के बारे में बात करेंगे। तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो आकाश के किसी छोटे से हिस्से में होता है और देखने में कोई खास आकृति या पैटर्न बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये आसमान में तारों का एक समूह है जो कोई चित्र बनाता है। क्या आपने कभी आसमान की ओर देख के सोचा है कि अरे ये तारे मिलकर तो किसी बिच्छू या शेर जैसी आकृति बना रहे हैं? तो बस असल में यही तारामंडल है। अब तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने कुल 88 तारामंडलों को मान्यता दी है और हम इस वीडियो में उनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। ज़रा रात के आसमान की इस तस्वीर को देखिए। क्या आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आप यहाँ कोई तारामंडल ढूंढ सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ देखना है तो हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। क्या आपको यहाँ कुछ ऐसे तारे दिखाई दे रहे हैं जो ज़्यादा चमक रहे हों और कोई आकृति बना रहे हों? ठीक है, चलिए हम इन तारों को रेखाओं से जोड़ देते हैं। क्या अब आप इन्हें देख पा रहे हैं? इस पैटर्न को ग्रेट बेयर या भालू कहा जाता है। अब तारों के बीच की ये रेखाएं सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन इस पैटर्न को ग्रेट बेयर कहते हैं। इसे अर्सा मेजर या बिग डिपर भी कहा जाता है और भारत में इसे सप्तऋषि कहा जाता है। ये सब एक ही तारामंडल के अलग अलग नाम हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नाम सप्तऋषि कैसे पड़ा, तो देखिए इसमें 7 तारे हैं और हम जानते हैं कि संस्कृत में सप्त का मतलब होता है 7, तो ये नाम वहीं से आया है। इस तारामंडल के बारे में एक और बहुत ही रोचक बात है। अगर हम इसके आगे के 2 तारों से होती हुई एक सीधी रेखा खींचें तो हम एक और बहुत ही चमकीले तारे तक पहुंच जाएंगे और वो तारा है ध्रुव तारा, पोल स्टार। ध्रुव तारा आसमान में रास्ता खोजने और दिशाओं का पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी तारों में से एक है। वैसे ये तारामंडल एक पतंग के जैसा भी दिखता है ना? असल में हमें तो ये भालू से अधिक एक पतंग जैसा लगता है। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए हम दिखाते हैं। अगर हम ऐसे 2 डंडियां बना दें तो ये एकदम पतंग जैसा लगता है। चलिए अब अपने अगले तारामंडल की तरफ चलते हैं। कैसियोपिया, भारत में इसे शर्मिष्ठा कहा जाता है। ये 5 तारों से मिलकर बना है और अगर हम ध्यान से देखें तो ये अंग्रेजी के W या M अक्षर जैसा दिखता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। और ये भी ध्रुव तारे के आसपास ही दिखाई देता है। अब ये ध्रुव तारे से कैसे जुड़ा है, ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ मौजूद इन 2 तारों को एक रेखा से जोड़ दें और फिर उस रेखा के ठीक बीच से एक सीधी लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो वह रेखा सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगी। है ना मज़ेदार? अब इसके ठीक बाद हमारे पास है ओरायन। भारत में इसे मृग नक्षत्र कहा जाता है। ये 7 या 8 तारों से बना है और इसके बीच में मौजूद ये 3 तारे बहुत ही खास हैं। अगर हम इन 3 तारों की सीध में आगे बढ़ें तो हम एक और चमकीले तारे तक पहुंच जाएंगे। नहीं, इस बार ये तारा ध्रुव तारा नहीं है, ये एक दूसरा तारा है जिसका नाम है सीरियस। भारत में इसे व्याध तारा कहते हैं और सीरियस इसका पश्चिमी नाम है। फिर अगला तारामंडल है स्कॉर्पियो। अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो ये बिल्कुल बिच्छू जैसा दिखता है। भारत में इसे वृश्चिक कहते हैं। ये ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध के सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में दिखाई देता है, लेकिन हम इसे उत्तरी गोलार्ध में भी कुछ समय के लिए देख सकते हैं। इसमें 10 से 12 तारे होते हैं और इसमें एक बहुत ही चमकीला तारा होता है जिसे पश्चिम में अंटारिस और भारत में ज्येष्ठा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ तारामंडल। अब चलिए राशियों यानी ज़ोडिएक साइंस या सन साइंस के बारे में बात करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मान लेते हैं कि ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर किसी ऐसे रास्ते पर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग है। अब इन नामों को हटा देते हैं ताकि हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। तो धरती इस दिशा में आगे बढ़ेगी, है ना? और मान लेते हैं कि 1 महीने में ये इतनी दूर पहुंच गई है। अब इस 1 महीने के दौरान धरती से देखने पर सूरज के ठीक पीछे एक तारामंडल होता है। मान लेते हैं कि वो तारामंडल एक शेर जैसा, लायन जैसा दिखता है और अगर वह शेर जैसा दिखता है तो हम उसे लियो या सिंह तारामंडल कहेंगे।
तो पुराने ज़माने के लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे एक महीने के दौरान जब यह सिंह तारा मंडल सूरज के पीछे था, उन्होंने इस महीने को लियो का महीना या सिंह राशि का महीना कह दिया और इस तरह से हमें यह सिंह राशि या लियो सन साइन मिला। समझ आया ना? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कुछ समय बाद पृथ्वी थोड़ा और आगे बढ़ गई और अब एक महीने के लिए पृथ्वी इस हिस्से में है और इस हिस्से के दौरान सूरज के ठीक पीछे कोई दूसरा तारामंडल है और ये वाला एक बिच्छू जैसा लग रहा है, तो हम इसे स्कॉर्पियो या वृश्चिक तारामंडल कहते हैं। तो धरती पर इस पूरे महीने को स्कॉर्पियो मंथ या वृश्चिक राशि का महीना कहा जाएगा। तो इस तरह से ये राशियां बनी, ये सन साइंस बनी। ये असल में वे महीने थे जिनके दौरान कोई विशेष तारामंडल सूरज के ठीक पीछे होता था। मान लीजिए किसी महीने में पृथ्वी अपनी कक्षा के ऑर्बिट के किसी दूसरे हिस्से में थी और उस महीने के दौरान हमें कोई दूसरी आकृति वाला तारामंडल दिखा, तो हम उस महीने का नाम उसी तारामंडल के नाम पे रख देंगे। तो इस तरह से पूरे एक साल को 12 क्षेत्रों में बांट दिया गया और ये 12 हिस्से उन 12 तारामंडलों से जुड़े थे जिनसे 12 महीने बने और 12 राशियां यानी 12 सन साइंस बने।